दोस्तों नमस्कार। इस सीरीज का सेट नंबर 6 हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं? वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जल संवहन का मतलब क्या हुआ? वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है। ये टिश्यू कौन सा होता है भाई? ये ऊतक कौन सा होता है? जाइलम होता है। जाइलम ऊतक वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये जो जाइलम ऊतक है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर के साथ साथ खनिज, आयन को भी, मिनरल्स को भी, और कुछ हार्मोन्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम टिश्यू। अब ये जो जाइलम टिश्यू है थैलोफाइटा में आपको नहीं मिलेगा, ब्रायोफाइटा में आपको नहीं मिलेगा। थैलोफाइटा के अंदर आने वाले सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो आपके शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन और प्लांट किंगडम, है ना। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। इसे हम लोग पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। ठीक, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। जो टेरिडोफाइटा है इसमें जाइलम देखने को मिलेगा, जो जिम्नोस्पर्म है इसमें भी जाइलम देखने को मिलेगा। यानी सी और डी दोनों ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी एक के साथ जाना होगा तो हम डी के साथ जाएंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म ज्यादा एडवांस है टेरिडोफाइटा की तुलना में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे पहले आते हैं थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लांट्स सब आते हैं ना, काफी लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, और उनमें जो है जाइलम टिश्यू वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जड़ से लेकर के पत्तियों तक। तो इन दोनों में अगर हमें किसी एक के साथ जाना हो तो हम किसके साथ जाएंगे? जिम्नोस्पर्म के साथ जाएंगे। इस दुनिया में सबसे जो लंबा वृक्ष है, जो टॉलेस्ट प्लांट है, सबसे लंबा जो वृक्ष है उसका नाम है सिकुआ। यह है सिकुआ। इसी को रेड वुड कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा प्लांट है, सबसे लंबा वृक्ष है, और ये अपने आप में जिम्नोस्पर्म है। तो इसमें वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए डेफिनेटली एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू चाहिए, तो वो है जाइलम। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, टेरिडोफाइटा में भी जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइटा के प्लांट छोटे छोटे होते हैं, जिम्नोस्पर्म के काफी लंबे लंबे होते हैं, काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बनता है, तो हम लोग डी के साथ जाएंगे। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं मिलाकर के संवहन ऊतक या संवहनी ऊतक। ठीक, संवहनी ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू। ये आपको मिलेंगे टेरिडोफाइटा के अंदर भी, और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी, और एंजियोस्पर्म के अंदर भी। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर भी। ठीक, एंजियोस्पर्म के अंदर भी ये आपको ये दोनों जो है देखने को मिलेंगे। राइट। बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट, इस फिलामेंट की बात की गई है। ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ये टंगस्टन धातु का बना होता है, सिंबल W होता है, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 74 होता है। टंगस्टन धातु का मेल्टिंग पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और स्ट्रॉन्ग मेटल है, मजबूत धातु है, प्रबल धातु है, स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु। ए हमारा आंसर हो जाएगा। बल्ब के अंदर जो गैस भरी गई होती है वो गैस होती है आर्गन, है ना। आर्गन भी लिख लो, नाइट्रोजन भी लिख लो। ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों लिख लो। तो इतनी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकित अनुपात क्या होगा? दो केस मैं यहां पर उठाता हूं। एक केस ये है, मान लीजिए कि ये
पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लीजिए कि एक कार जो है वो यहां से चलती है ऐसे स्ट्रेट लाइन पे, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहां से चलना शुरू करती है और यहां पर जो है ये कार पहुंच जाती है। मान लीजिए कि ये जो लेंथ है ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है मान लो। अगर मैं आपसे यहां पर डिस्टेंस पूछता हूं तो आप क्या बोलेंगे कि ये कार जो है चली है ए से बी तक 1 किलोमीटर। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता हूं, विस्थापन पूछता हूं, तो भी आप बोलेंगे 1 किलोमीटर। कैसे? प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति बी। तो विस्थापन निकालने के लिए जो प्रारंभिक स्थिति होती है, जो अंतिम स्थिति होती है, उनके बीच में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन जब खींचेंगे तो ये रास्ता ही अपने आप में वो लाइन है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर। अब मान लीजिए कि ये जो कार है वो बिंदु ए से बिंदु बी 1 किलोमीटर यहां पर है ना, मान लो मैं यहां पर इसको जो है 3 किलोमीटर कर देता हूं ऐसे ए से बी। उसके बाद मान लीजिए कि ये जो कार है ये कुछ ऐसे जाती है ना, ऐसे जाती है, सी तक जाती है और ये मान लीजिए कि 4 किलोमीटर है। ये कार यहां से चलना जो है शुरू करती है और यहां तक पहुंचती है। अब बताओ आप मुझे डिस्टेंस तो आप बोलेंगे 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे बताएंगे? देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है कि प्रारंभिक स्थिति मार्क कर लो, अंतिम स्थिति मार्क कर लो और इन दोनों को मिला दो स्ट्रेट लाइन से, एक सीधी रेखा से, और इसकी आप लंबाई ज्ञात कर लो। तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसकी लेंथ स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, फिर वो 25 बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो 5 हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला आपको? 5 किलोमीटर। तो आप यहां पर देखिए इस वाले में जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस वाले में जो डिस्टेंस है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। तो आपको क्या समझ में आया कि जो डिस्टेंस है वो या तो जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, या तो विस्थापन से बड़ी होती है या बराबर होती है। जैसे इस वाले में बराबर, इस वाले में बड़ी। जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से, जो दूरी है वो विस्थापन से या तो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। अब आप याद रखेंगे दूरी और विस्थापन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं जब जो दूरी है वो स्ट्रेट लाइन में तय की जाती है, मींस जब गति जो है सीधी रेखा में होती है। गति सीधी रेखा में होगी बिना दिशा में परिवर्तन किए। अगर दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो डिस्टेंस जो है, जो दूरी है वो बड़ी हो जाएगी विस्थापन से। अगर दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तो दूरी बराबर विस्थापन, अगर दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो दूरी बड़ी हो जाएगी विस्थापन से। अब आपसे पूछा गया है कि हमें रेशियो बताइए विस्थापन तथा दूरी का। तो रेशियो निकाल लो आप यहां से। डिस्प्लेसमेंट बट्टे में डिस्टेंस हो जाएगा। ये रेशियो अगर आप देखो, हम डिस्टेंस को इधर लेकर के जाएंगे तो ये 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा हो जाएगा। 1 के बराबर तब होगा जब डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। भाई इस केस में देखो 1 के बराबर होगा, लेकिन इस केस में 1 से छोटा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 1 के बराबर अथवा कम, डी हमारा राइट आंसर। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? देखिए, जो एल्यूमिनियम है, जो जिंक है और जो आयरन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, घोल कर पी जाइएगा। चाहे पानी में घोल कर पीजिए, चाहे दूध में घोल कर पीजिए, लेकिन पी जाइए कैसे भी करके। ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो है, जब आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ठंडे जल से, कोल्ड वाटर से, तो अभिक्रिया ये नहीं करेंगे। अगर आप गर्म पानी से नहलाएंगे, यानी कि गर्म पानी से जो है अभिक्रिया करवाएंगे, तो भी अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जब आप स्टीम से, बोले तो वाष्प से, है ना, जल वाष्प से अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी और यहां पर धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
ठीक, जैसे जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे स्टीम के साथ तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर हमारा यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ये जो है ना ये सारे जल से अभिक्रिया करते ही नहीं है, ये सारे जो है जल से अभिक्रिया करते ही नहीं है, जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है, बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? ये थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का एंगल। मान लो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये एक बक्सा है और इस बक्से को ऐसे खींचा जाता है और इस बक्से का विस्थापन इस डायरेक्शन में होता है। थोड़ा मैं और अच्छे से बना दूं, बक्से का विस्थापन जो है इस डायरेक्शन में होता है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, यानी विस्थापन जिस दिशा में है उससे थीटा एंगल पर फोर्स लगाया जा रहा है ना। ये मान लो कि कोई बॉक्स है, राइट। तो इसको खींचने में जो है, डिस्प्लेस करने में कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा। कितना वर्क किया जाएगा? तो ये फॉर्मूला है उस वर्क को निकालने के लिए। अब आप यहां पर देखो, अगर थीटा बराबर यहां पर आप ले लेते हो 0 डिग्री, थीटा बराबर अगर आप 0 डिग्री ले लेते हो, यानी बल और विस्थापन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, बल और विस्थापन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वैसे केस में क्या होगा आप यहां से निकाल सकते हो। cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है ना, 1 के बराबर होता है, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आ जाएगा, वर्क डन जो है आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ये पहला केस होता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि थीटा बराबर जो है 180 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, मतलब बल जिस दिशा में लगेगा विस्थापन उसके विपरीत होगा। वैसे केस में जो ये वर्क डन है ये माइनस एफ एस आएगा, क्योंकि 180 डिग्री थीटा जब हम 180 डालेंगे तो 180 डिग्री का मान जो है ये -1 के बराबर होता है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। यहां वर्क डन देखो निगेटिव आया है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि थीटा बराबर जो है 90 डिग्री हो जाए। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो गया, वैसे केस में वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान जो है 0 होता है। तो ये 3 केस आपको ध्यान में रखने हैं। ऋणात्मक कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना होना चाहिए भाई? 180 डिग्री होना चाहिए, तो डी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में डैश होती है। व्हाइट लाइट में, श्वेत प्रकाश में, व्हाइट लाइट में 7 रंग के लाइट होते हैं, जिसे हम लोग विबग्योर करके याद करते हैं, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो जो लेमडा है, बोले तो तरंग दैर्ध्य है, ये बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ रेड के पास, मैक्सिमम वेवलेंथ इस रेड के पास, और जो स्कैटरिंग होता है, जो प्रकीर्णन होता है और ये जो वेवलेंथ होती है, इसके बीच में तो उल्टा रिलेशन होता है, इसके बीच में उल्टा रिलेशन होता है। यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। तो लाल रंग का जो प्रकाश है कोहरे या धुएं से जो है कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि वेवलेंथ इसकी अधिक है ना। सबसे कम हम यहां पर बोल सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ सबसे अधिक है। सबसे कम जो है प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कम नहीं, अधिक। तरंग दैर्ध्य जो है श्वेत प्रकाश में बाकी के जितने घटक हैं उससे सबसे ज्यादा है ना तरंग दैर्ध्य, इसीलिए। तो सबसे कम, उसके बाद अधिक, सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। देखो 118 जो है एलिमेंट्स हैं हमारे आवर्त सारणी में, इसमें कुछ मेटल्स हैं, हाँ कुछ मेटल्स हैं
कुछ मेटल्स नहीं है बल्कि अधिकांश मेटल्स ही हैं। उसके बाद कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ तो है आपके उपधातु, कुछ तो है उपधातु। उपधातु कितने हैं? तो 7 हैं, 7 उपधातु हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ऑल बोल सकते हो, यहां पर सभी के सभी जो है वो सॉलिड्स हैं, ठीक, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है ये कमरे के ताप पर द्रव है। मरकरी एटॉमिक नंबर 80 जो है ये लिक्विड है, कमरे के ताप पर द्रव है। कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में मरकरी होता है, जिसका इस्तेमाल जो है मरकरी थर्मामीटर में किया जाता है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इसमें आपको सॉलिड भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन है ना, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, ये सारे। उसके बाद आपको लिक्विड देखने को मिलेगा जो कि एक ही है, लिक्विड में एक ही है, वो है ब्रोमीन। सिर्फ एक मिलेगा आपको लिक्विड में, वो है ब्रोमीन। गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस में भी कई सारे हैं, जैसे कि इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो 11 गैस है, आप याद रख सकते हो कि 11 गैस है ना, गैस जो है 11 है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अधातु। अधातु तीनों रूपों में पाया जाता है। अगर हम उपधातु की बात करते तो ये सारे के सारे जो होते हैं ठोस होते हैं। इसमें बोरोन है, ठीक, उसके बाद सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। पोलोनियम जो है रेडियोधर्मी है। सी हमारा आंसर। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि मैन मेड है, मानव निर्मित है? इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र? तो वन है, तालाब है, झील है, ये सारे के सारे होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। जबकि ये जो क्रॉप फील्ड है, फसली खेत है, ये है ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल बोल दो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? कौन बीज उत्पन्न करता है? देखो, जो भी प्लांट्स होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं कि 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। उसे हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। फैनोडोगैम, पहले क्रिप्टोगैम लिख लेते हैं, हिंदी में कोई स्पेशल नाम नहीं है, यही है क्रिप्टोगैम्स लिख सकते हैं यहां पर, और लिख सकते हैं फैनोडोगैम्स, राइट। तो क्रिप्टोगैम में आते हैं आपके ये सारे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये बीज नहीं देते हैं, ये सीड नहीं देते हैं, ये सीड नहीं देते हैं। जो फैनोडोगैम्स होते हैं ये सीड देते हैं, ठीक। इसमें आपके आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म और आ जाएंगे एंजियोस्पर्म। ये 5 ही ग्रुप्स होते हैं ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बोले तो फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादप है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादप जो पुष्प देते हैं। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है ये दोनों के दोनों बीज देते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में बीज होता है वो नेक्ड होता है, नग्न बीज होता है, नग्न बीज होता है। और एंजियोस्पर्म फल देते हैं तो फल के भीतर बीज होता है ना। तो इसका जो है कवर्ड बीज होता है, नग्न बीज नहीं होता है, आवृत होता है। तो डी हमारा राइट आंसर। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा, द्रव्यमान संख्या हम लोग यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या इसके स्थान पर परमाणु संख्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। अब द्रव्यमान संख्या हमें दिया हुआ है 298 है, परमाणु संख्या अपने को चाहिए, न्यूट्रॉन संख्या 189 है। तो यहां से अगर हम Z निकालेंगे तो 298 माइनस 189 हो जाएगा, तो ये 109 हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं की विद्युत
प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी यानी कि रो का ऑर्डर हमें चूज करना है। तो सबसे बढ़िया जो चालक है मैंने आपको बताया हुआ है वो है सिल्वर। तो सिल्वर की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम होती है, कॉपर की इससे थोड़ी सी कम होती है, सॉरी थोड़ी सी अधिक होती है। सबसे कम तो सिल्वर की है, कॉपर की इससे थोड़ी सी अधिक होती है, मतलब 0.02 का फर्क होता है ना, 0.02 का फर्क होता है सिल्वर और कॉपर में। तो कॉपर भी एक बहुत ही अच्छा चालक है ना। सिल्वर और कॉपर में ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग ज्यादातर तो कॉपर वायर ही इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी बढ़िया चालक है विद्युत का, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जितना कि ये कॉपर है। इसीलिए एल्यूमिनियम के जो वायर्स होते हैं वो आपको सस्ते मिलते हैं मार्केट में। उसके बाद आप टंगस्टन लिख सकते हो, उसके बाद आप यहां पर निकल लिख सकते हो, तब आप आयरन लिखोगे, तब आप क्रोमिन लिखोगे, उसके बाद आप मरकरी लिखोगे, और मरकरी के नीचे जो है मैग्नीज आता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम है किसका, रो का। और ये रो क्या है, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। तो देखो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम सिल्वर का होगा नो डाउट, इसमें सबसे ज्यादा है तो ये कट जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा है कट जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा कट जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर उसका टंगस्टन, तब निकल, तब मरकरी सही है। पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, डी हमारा आंसर हो जाएगा। और त्रिज्या देखो, मास ऑफ अर्थ आपको याद रखना है 6 × में 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको याद रखना है 6400 किलोमीटर। ये डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस दोनों को ध्यान में रखिएगा। साधारणतः है ना, साधारणतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है। विद्युत धनात्मक तत्व का क्या मतलब हुआ, विद्युत धनात्मक तत्व का मतलब हुआ यहां पर मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। क्यों बोलते हैं विद्युत धनात्मक, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो करके अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेते हैं, धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश ले लेते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को वो खोते हैं तो एक चार्ज आएगा, एक प्लस चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को खोते हैं यहां पर तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा। अगर मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन को खोते हैं तो +3 चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन को खोकर अपने ऊपर एक चार्ज लेता है, जैसे कि सोडियम है, ठीक, सोडियम प्लस, जैसे कि मैग्नीशियम अपने ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉन खो करके दो इलेक्ट्रॉन खो करके 2 चार्ज लेता है, 2 प्लस चार्ज लेता है। एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन खो करके अपने ऊपर +3 चार्ज लेता है, ठीक। तो सोडियम से सोडियम प्लस बना 1 इलेक्ट्रॉन खोकर, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 बना 2 इलेक्ट्रॉन खोकर, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 बना 3 इलेक्ट्रॉन खो करके। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाएंगे तो 2 8 1 होगा, इसका 2, 8, 2 हो जाएगा, इसका 2, 8, 3 हो जाएगा। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो आपके मेटल्स होते हैं उनके बाह्यतम कोश में यूजुअली आप देखेंगे तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यूजुअली सामान्यतः है ये चीज, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर मेटल के साथ यही चीज होगा, लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो मेटल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातु होते हैं, हम इनके बारे में बोलते हैं कि ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खो करके जो है अपने ऊपर माइनस चार्ज लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी खो करके नहीं, एक्सेप्ट करके, जैसे क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर एक माइनस चार्ज लेगा, ठीक। इसी प्रकार से समझ सकते हो। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जा सकती है। जल की कठोरता, कठोरता 2 तरह की होती है, अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबाल दो, है ना, यानी कि बॉयल करना है, बॉइलिंग।
केवल उबाल करके दूर किया जा सकता है। लेकिन जो अस्थायी कठोरता है, यहां पर धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विनेगर है, सिरका है ना, जिसमें कि एसिटिक एसिड होता है या फिर एथेनोइक एसिड होता है। साधारण सोडा किसको बोलते हैं? खाने वाला सोडा को बोलते होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस से, मतलब अम्ल जो है वो मजबूत है, प्रबल है, क्षार जो है वो कमजोर है, तब यहां पर जो सॉल्ट बनेगा उसका जो pH होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि अम्लीय सॉल्ट होगा, क्योंकि जो अम्ल है वो मजबूत है तो इसका असर दिखेगा। और साथ में यहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया है तो जल बनता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, याद रखिएगा ये क्षारकीय लवण है, बेसिक सॉल्ट्स हैं, क्षारकीय लवण है। कौन? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छे से याद कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, ये तो न्यूट्रल है ना, उदासीन लवण है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में जो अम्ल होता है वो होता है, ये अमोनियम क्लोराइड है ना, तो अम्ल जो है इसमें होता है, अम्ल होता है HCl, और जो क्षार होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जो इसका pH है वो आपको मिलेगा 7 से कम। तो आंसर हमारा डी। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? अभी आपको आकाश जो है, आसमान जो है नीला नीला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वायुमंडल में जो आपकी सूक्ष्म कण है, जो सूक्ष्म कण है ये क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं लाइट को। लेकिन कौन से लाइट को? 7 रंग होते हैं, उसमें से कौन से लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं? ब्लू लाइट को। ब्लू लाइट को जो है ज्यादा स्कैटर करते हैं। कौन? सूक्ष्म कण। ये भी याद रखें आप, जो सूक्ष्म कण होते हैं वो स्कैटर करते हैं ज्यादा छोटे छोटे वेवलेंथ वाले लाइट को, ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ लाइट को। स्मॉल वेवलेंथ लाइट को। तो जो ब्लू लाइट है ये भी स्मॉल वेवलेंथ वाली ही लाइट है। तो सूक्ष्म कण, वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण है इनके बारे में आप याद रखेंगे कि छोटे वेवलेंथ वाले जो प्रकाश होते हैं उनका प्रकीर्णन ये ज्यादा करते हैं, नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि आसमान आपको नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन आपसे बोला गया है कि अगर वायुमंडल ना हो, अगर वायुमंडल नहीं होगा तो ये सूक्ष्म कण भी तो नहीं होंगे ना। तो जब आप वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे, पृथ्वी का जो अपना वायुमंडल है उससे बाहर निकल जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आसमान जो है आपको काला काला दिखाई पड़ता है। हालांकि आप तो निकलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। वायुमंडल अगर नहीं होता या फिर वायुमंडल से हम बाहर निकल जाएं तो अंतरिक्ष यात्री को जो आसमान है वो नीला नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि काला काला दिखाई पड़ता है। काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पर सूक्ष्म कण नहीं होते हैं जो नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे। ठीक, तो काला, ये याद रखिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान आपको नीला दिखाई पड़ता है, बादल आपको सफेद दिखाई पड़ता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य आपको रक्ताभ प्रतीत होता है। इन सारे ही पॉइंट्स को याद रखिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान आपको नीला दिखता है, बादल आपको सफेद दिखता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है आपको रक्ताभ प्रतीत होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। यौवन आरंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? आप देखते होंगे एक लड़का जब वो क्लास 10th में जाता है, क्लास 10th में जाते जाते तक जो है उसके आवाज में काफी परिवर्तन हो जाता है। उसके आवाज में काफी परिवर्तन हो जाता है क्योंकि उसके वृषण से, उसके टेस्टिस से जो है ये जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, इसका सिक्रीशन शुरू हो जाता है। क्लास 10 तक जाते जाते जो वृषण होता है उससे ये जो हार्मोन होता है ना, जो नर लिंग हार्मोन होता है, इसका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। जब इसका सिक्रीशन स्टार्ट होता है तब बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। एक तो शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है, शुक्राणु जनन जो स्टार्ट हो जाता है ना, शुक्राणु जनन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है। और जो
जननांग होते हैं वो और विकसित होने लगते हैं। आवाज जो है वो फटने लगती है, आवाज भारी हो जाती है, फटने लगती है, और जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर बाल आने लगते हैं, कांख में बाल आने लगते हैं, दाढ़ी, मूछें, ये सारे जो है आने लगते हैं। और जो गले में लैरिंग्स है जिसमें कि वोकल कॉर्ड है वो डेवलप करने लगता है। जैसे जननांग डेवलप करते हैं ना, जो जनन अंग होते हैं, लिंग का साइज बड़ा हो जाता है। जो जनन अंग होते हैं जिस तरीके से वो विकसित करते हैं वैसे ही जो लैरिंग्स होता है ये डेवलप करने लगता है। और लैरिंग्स में क्या होते हैं कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इनके कंपन से ही आवाजें जो है निकलती है, तो आवाजें फटने लगती है, आवाज भारी हो जाती है। लड़कों के अंदर ऐसा होता है। लड़कियों के अंदर जो है सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जब लड़कियों के अंदर सीक्रेट होता है, उसका भी सेम हाल है। इवन लड़कियां जो होती है वो क्लास 10 तक आते आते उससे पहले से ही उनमें पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी वो प्यूबर्टी पर पहुंच जाते हैं। यौवन आरंभ के दौरान मतलब क्या, प्यूबर्टी के दौरान, है ना, प्यूबर्टी के दौरान। महिलाओं में जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट हो जाता है पुरुषों की तुलना में पहले ही, है ना, 1 साल 1.5 साल पहले ही शुरू हो जाता है। तो उसमें भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। उनमें क्या होता है, लड़कियों के केस में जो अंडे का उत्सर्जन है, जिसे हम लोग अंडोत्सर्ग बोलते हैं, जो अंडे का उत्सर्जन है वो शुरू हो जाता है। अंडे जितने बनने थे वो बन गए हैं, लेकिन उसका उत्सर्जन जो है अंडाशय से वो शुरू हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन बनने के बाद, रिलीज होने के बाद, है ना, एस्ट्रोजन। उसके बाद जो इनके जननांग होते हैं वो विकसित करने लगते हैं। स्तन का आकार बड़ा हो जाता है, निपल का साइज बड़ा हो जाता है, हिप का साइज बड़ा हो जाता है। उसके बाद इनके जो जननांग वाले पार्ट होते हैं वहां पर भी बाल आने लगते हैं। तो इनके बॉडी में भी जो है कई सारे चेंज आते हैं। और बहुत सारे के अंदर क्या होता है कि जब ये सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं तब मुहासे भी आते हैं, पिंपल्स भी आते हैं। तो ये सब जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं लड़कों में जब वो क्लास 10 तक, यानी बोल सकते हो कि 12-13 वर्ष से जो स्टार्ट हो जाता है। और लड़कियों की अगर हम बात करें तो इसमें तो 1 साल पीछे ले आओ, 11-12 वर्ष आप बोल सकते हो। लड़कियों में प्यूबर्टी जो है पहले स्टार्ट हो जाता है लड़कों की तुलना में। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं, जैसे कि Na2CO3.10H2O। ये जो धावन सोडा है इसमें क्रिस्टल जल के कितने अणु हैं, 10 है। बोमन संपुट मानव शरीर में कहां स्थित होता है, बोमन संपुट। देखो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन आपको मिलेगा किडनी के अंदर। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में देखो आपको मिलेगा बोमन्स कैप्सूल, इसी को बोमन संपुट कहते हैं, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, बोमन्स कैप्सूल। ठीक, तो वृक्क में भी कहा, नेफ्रॉन में। और देखो यहां पर ग्लोमेरुलस है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं केशिका गुच्छ। ये क्या है, केशिका गुच्छ, मतलब जो केशिकाएं होती है उसका पूरा झुंड है, गुच्छा है यहां पर। ठीक, ये जो कप शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस प्रकार से, इसमें केशिका गुच्छ है ना, इसमें केशिका गुच्छ है। लेकिन ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, और ये जो लूप आपको दिखाया गया इसे हैनेली की लूप बोलते हैं, लूप ऑफ हैनेली बोलती है, लूप ऑफ हैनेली बोलते हैं, लूप ऑफ हैनेली बोलते हैं, हैनेली की लूप बोलते हैं। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए जाइलम के होते हैं 4 अवयव, 4 अवयव होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, वाहिनिकी, वाहिका और जाइलम तंतु। जाइलम पैरेन्काइमा ये है ट्रैकीड, ये है ट्रैकीड, और ये है वाहिका यानी कि वेसल, और यह है जाइलम फाइबर। इसमें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दो तो ये सारे जो है डेड सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे डेड सेल्स होते हैं। इसका काम होता है फूड स्टोरेज का, इन दोनों का काम होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट का, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये इन दोनों का होता है। और इसका काम होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, जाइलम तंतु का काम होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो ट्रैकीड और वेसल हमारा आंसर हो जाएगा, ट्रैकीड और वेसल। ये जो वेसल है जाइलम के अंदर, ये केवल एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। देखो जो जाइलम टिश्यू है ये तो टेरिडोफाइट्स के अंदर भी देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी, एंजियोस्पर्म के अंदर भी, लेकिन जाइलम के अंदर ये वाला जो स्पेशली अवयव है वाहिका, ये केवल एंजियोस्पर्म का फीचर है। ना तो आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा, ना ही आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। वैसे जो है केवल एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलेगा। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए
आधा कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, आकर्षण नेचर का ये बल होता है। अगर ये m1 द्रव्यमान की वस्तु है, ये m2 द्रव्यमान की वस्तु है, तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, समान बल लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगाते हैं। मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी r है, तो जो बल का मान आएगा वो कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये बल लग रहा है, मतलब दोनों जो है इतना ही बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। अब देखो, आपसे कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, बस दोनों का द्रव्यमान जो है आधा कर देना है। यही बोला है ना, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे आधे कर दिए जाए। ठीक है, यानी दोनों का द्रव्यमान जो है आधा कर देना है। m1 है तो इसको m1/2 कर देना है, m2 को m2/2 कर देना है, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर कि जो f है वो सीधा समानुपाती है m1 × में m2 का। अगर हम दोनों का द्रव्यमान आधा आधा कर दें तो जो f है पहले का 1/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो g है इसके बारे में कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिए आप। g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। इस g के मान को कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश ने। और हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन, लेकिन जो हाइड्रोजन नाम है ये इन्होंने नहीं दिया था। हाइड्रोजन नाम जो है इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने तो हाइड्रोजन को फ्लेमेबल एयर कहा था, यानी कि दहनशील वायु। ये जो नाम है हाइड्रोजन ये दिया था लेवोजियर ने, है ना, ये दिया था लेवोजियर ने। ठीक, हाइड्रोजन नाम दिया था लेवोजियर ने, लेकिन हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, और इस मान को कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश ने। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ये क्रिया भी अपने आप में बल है, ये प्रतिक्रिया भी अपने आप में बल है। तो गति का तीसरा नियम कहता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है जो कि समान परिमाण की होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है। अब देखो यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि टेबल है, टेबल पे जो है ये किताब जो है रखी हुई है, तो ये जो किताब है ये टेबल पर जो है नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, तो मान लीजिए कि ये क्रियाबल है। तो बदले में जो है ये जो टेबल है ये भी इस किताब पर जो है एक फोर्स लगाएगा जो कि रिएक्शन फोर्स कहलाएगा। अगर हमने इसे क्रियाबल कहा है तो ये प्रतिक्रिया बल है। अगर किताब ने टेबल पर मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस टेबल ने भी इस किताब पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब देखो ये जो एक्शन फोर्स है ये टेबल पर लग रहा है, ये रिएक्शन फोर्स इस किताब पर लग रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। देखो ये दोनों समान परिमाण के होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। जैसे जब हम सड़क पर चलते हैं तो अपने पैरों से हम लोग फोर्स लगाते हैं पृथ्वी पर पीछे की ओर, तो बदले में पृथ्वी जो है हमारे पैरों पर फोर्स लगाती है आगे की ओर। तो हमने जो फोर्स लगाया वो एक्शन है लेकिन अर्थ पे, पृथ्वी ने जो फोर्स लगाया वो रिएक्शन है लेकिन हम पे। ऐसे गुब्बारे के अंदर जो एयर भरी है उस एयर पर जो है फोर्स ये गुब्बारा जो है लगाता है नीचे की ओर, बदले में जो गुब्बारे में गैस भरी होती है वो इस गुब्बारे पर फोर्स लगाती है ऊपर की ओर। तो एक्शन गैस पे और रिएक्शन गुब्बारे पे। तो ये सारे एक्शन एंड रिएक्शन है, ये सदैव जो है भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। बी हमारा आंसर। कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? हम लोगों ने अभी चर्चा किया सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला है 1/f = 1/u + 1/v। तो इसको सॉल्व करेंगे तो uv आ जाएगा, u से u खत्म हो जाएगा, v से v खत्म हो जाएगा, u हो जाएगा 1/f, तो f हो जाएगा uv/u + v, uv/u + v। ये हमारा आंसर। L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित किंतु 4L लंबाई और 5A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा। मान लीजिए कि एक तार है जिसकी लंबाई L है और काट का क्षेत्रफल A है, रेजिस्टिविटी ρ है। इसके लिए प्रतिरोध आपको दिया गया है 1 ओम। एक दूसरा तार लाया जाता है जिसकी लंबाई 4L है, मोटाई जो है 5A हो जाती है, लेकिन रेजिस्टिविटी अभी भी ρ है।
क्यों? क्योंकि समान पदार्थ से निर्मित है। मीन्स अगर पहले कॉपर वायर था तो अभी भी कॉपर वायर ही है, बस लंबाई 4 गुनी हो गई है, मोटाई 5 गुनी हो गई है। अगर हम एल्यूमिनियम वायर लेते हैं पहले, तो बाद में भी एल्यूमिनियम वायर ही है, लेकिन लंबाई 4 गुनी है, मोटाई 5 गुनी है। तो समान पदार्थ से निर्मित का मतलब ये होता है। अब बताइए कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए इसका प्रतिरोध R डैश है, तो क्या होगा? तो R इज इक्वल टू रो L बाई A फॉर्मूला होता है। यहां पर देखिए तो R सीधा समानुपाती लंबाई का होता है और व्युत्क्रम अनुपाती मोटाई का होता है। तो R डैश क्या हो जाएगा? देखो पहले प्रतिरोध कितना था? 1 ओम। अब लंबाई 4 गुनी हो गई है तो प्रतिरोध पहले का 4 गुना हो जाएगा। मोटाई जो है 5 गुनी हो गई है तो प्रतिरोध पहले का 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 ओम हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 6। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।